नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीजेपी की बिहार में बहार तो आ गई, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी बाहर है या फिर बाहर आने वाली है? पश्चिम बंगाल में क्या सरकार बना सकती है बीजेपी 2021 की? पूरा विश्लेषण आज करने वाले हैं और साथ ही ममता बनर्जी की राजनीतिक पूरी पट कथा निकालने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे पहलुओं पर करने वाले हैं चर्चा। और साथ ही ये भी समझेंगे कि हिंदू वोटर्स को दोनों पार्टी किस तरह से अपने पक्ष में करना चाहती है और बीजेपी को क्या फायदा कुछ होने वाला है, इस बार नहीं होने वाला है। बहुत डिटेल में एनालिसिस मैंने किया है, वीडियो अंत तक देखना। और साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो कर लो साहब, क्योंकि देखो कंपनियां तो वारंटी देती हैं आपको लाखों रुपए लेने के बाद, हम तो आपको फ्री में गारंटी दे रहे हैं। अगर पसंद नहीं आया चैनल अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, हम प्रार्थना करते हैं सीधे ब्लॉक मार दिएगा, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ये है कि आप स्मार्ट बन के जाएंगे फैक्टों के साथ। देखो शुरुआत में यहां से करता हूं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी और अमित शाह की डिप्लोमेसी के साथ साथ उनकी स्वैग एक तरफ रखते हैं, ममता बनर्जी यानी कि दीदी का स्वैग एक तरफ रखते हैं। इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, किसका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, तो आप अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। भले ही यहां पर दो लोग हों, यहां पर एक महिला ने ही इन दोनों को टक्कर दे रखी है। इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है, इसीलिए मैं आज आपको ब्रेक डाउन देने वाला हूं हर एक शब्द का जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। देखिए, मैंने कहा मोदी की पॉपुलैरिटी हमने बिहार में देख ली, जहां नीतीश कुमार की गुंजाइश थी ही नहीं चुनाव जीतने की, तो वहां पर मोदी जी की पॉपुलैरिटी काम आई और वहां पर जाकर के चुनाव जितवा दिया। अब पॉपुलैरिटी किस वजह से बनी? सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया ने, पीआर कंपनी ने पूरी मेहनत लगाई और इस इमेज को बनाने में, और उस इमेज का फायदा उठा करके बिहार में बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त भी हासिल की और अपना अच्छा खासा हस्तक्षेप कर भी लिया। आप सभी को याद दिला दूं मैं, फेज 1 में देखा जा रहा था कि महागठबंधन आसानी तरीके से अपनी सरकार बनाती दिखाई दे रही थी, और फेज 2 में आके नरेंद्र मोदी जी ने फोकस किस पे किया? जंगल राज में युवराज, इसी पे फोकस किया, पब्लिक को याद दिला दिया, रिमाइंड करा दिया। और आप देखेंगे फेज 2 में जो वोटिंग हुई थी, कितना प्रभावित वो सीटें हुई थी। और आप देखेंगे फेज 3 में मोदी जी ने क्या ध्रुवीकरण किया वो भी समझिएगा। एक सीमांचल है और वहीं पर एक कोशी जगह है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पर जाके भाषण देते हैं और कहते हैं वही जगह है जहां पर जय सिया राम और भारत माता की जय के नारों का विरोध हुआ था। या हिंदुओं को एकजुट किया, वोट में तब्दील किया और यहां पर बीजेपी की अच्छी खासी बढ़त हासिल। और साथ ही चुनाव में बार बार मोदी जी ने इसका भी इस्तेमाल किया कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जो आपकी कांग्रेस है और जो आरजेडी है, ये सब क्या है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाली पार्टीज हैं। बार बार इस पे जोर देने के बाद बीजेपी निर्णायक भूमिका में आ जाती है बिहार में। अब देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाली, देखो जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहां खुल करके लोग बोलते हैं, जहां अकाउंटेबिलिटी है वहां पर जवाब आता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर के मैं रिपोर्ट नीचे डाल दूंगा। जब उनसे पूछा गया सरकार से ही कि टुकड़े टुकड़े गैंग को डिफाइन कीजिए जरा, तो क्या जवाब आता है? ये तो होता ही नहीं कुछ। लेकिन यहाँ चुनाव में देखिए, जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहां तो सब कुछ है, जहां अकाउंटेबिलिटी है वहां कुछ भी नहीं है। समझ गए आप इस बात को? और अमित शाह का मैंने स्वैग क्यों बोला कि 2019 के चुनाव में हम समय देखा कि दीदी मैं आ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो, उस बयान के बाद से जो ध्रुवीकरण होना शुरू हुआ था, इस पे विश्लेषण मैं पहले भी कर चुका हूं, जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर के बारे में। ममता बनर्जी का जन्म होता है 5 जनवरी 1955 में। उनका जन्म कोलकाता में होता है। वो 2 बार केंद्रीय मंत्री, 2 बार रेल मंत्री बन चुकी हैं। टाइम मैगजीन की 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में भी इनका नाम आता है ममता बनर्जी का। 1970s में ये कांग्रेस की कार्यकर्ता बनती हैं। 1976 और 80 के बीच में ये जनरल सेक्रेटरी बना दी जाती है। 1984 में कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को भी हराती हैं और युवा सांसद बन जाती हैं। इसके बाद ममता बनर्जी को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। 1989 में कांग्रेसी विरोध लहर होने के बाद ममता बनर्जी अपना चुनाव हार जाती हैं, लेकिन उसके बाद 1991 में वो कोलकाता की साउथ पार्लियामेंट्री सीट से जीत हासिल करती हैं। फिर जीत का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि 1996 में, 98, 99, 2004 और 2009 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती हैं, यानी कि लगातार सीटों से जीतती आती है, लोगों का भरोसा उन पर कायम रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी एनडीए के साथ भी रही हैं और यूपीए के साथ रहकर भी सरकार उन्होंने चलाई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी ने घाट घाट का पानी तो पिया है और पानी का क्या स्वाद है ये भी ममता बनर्जी को पता है। उठा पटक बहुत ज्यादा रही है, वो मैं समझाता हूं कैसे। देखिए 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनती है तो उन्हें मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल के साथ ही महिला और बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया। खेल मंत्री के तौर पर उन्होंने देश में खेल की दशा सुधारने को लेकर सरकार से मतभेद होने के बाद
इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से 1993 में उन्हें इस मंत्रालय से छुट्टी दे दी गई। फिर 1999 में उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार का हिस्सा बन जाती है। उन्हें रेल मंत्री बना दिया जाता है। 2002 में उन्होंने अपना पहला रेल बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने बंगाल को सबसे ज्यादा सुविधाएं दी। इसको लेकर के थोड़ा विवाद भी हुआ। अब देखिए, कांग्रेस के साथ जब सरकार बनाई थी तो उसको लेकर मतभेद हुआ था। वो समझिए कैसे। अप्रैल 1996 और 97 में उन्होंने कांग्रेस पर बंगाल में सीपीएम की कठपुतली होने का आरोप लगाया और 1997 में कांग्रेस से अलग हो गई। इसके अगले ही साल यानी कि 1 जनवरी 1958 को उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाई। वह पार्टी की अध्यक्ष बनी और 1998 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटों पर कब्जा किया था। 2004 में वो फिर से सरकार में शामिल हो जाती हैं, जो कि यूपीए की सरकार थी। 20 मई 2004 को आम चुनाव के बाद पार्टी की ओर से केवल वे ही चुनाव जीत सकी थी। अब उनको एक अहम मंत्रालय दे दिया गया, जिसका नाम था कोयला और खनन मंत्रालय। 20 अक्टूबर 2005 में उन्होंने राज्य की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन हासिल किए जाने का विरोध किया था। साल 2009 के आम चुनाव से पहले ममता ने फिर एक बार यूपीए से अपना नाता तोड़ दिया। उसके बाद इनकी राजनीति शुरू होती है। साल 2011 में टीएमसी में मां, बेटी और मानुष के नारे के साथ विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ वो जीत हासिल करती हैं। ममता राज्य की मुख्यमंत्री बनी और 34 वर्षों तक राज्य की सत्ता पर काबिज वामपंथी मोर्चे का सफाया हो गया। ममता की पार्टी ने राज्य विधानसभा में 294 सीट में से 184 सीटों पर कब्जा किया। तब से इनकी गाड़ी चल पड़ती है ममता बनर्जी की। ये तो था उनकी राजनीतिक करियर की सवाल। दोस्तों, एक जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है कि वहां पर हाई प्रोफाइल मौतें बहुत ज्यादा होती हैं। राजनीतिक रंजिशों की वजह से होती है। कई सारे कार्यकर्ता हैं, दोनों पार्टीज के मारे जाते हैं, बीजेपी और टीएमसी के। लेकिन यहां पे आप बात समझिएगा, मैं आपको एनसीआरबी का डाटा भी दूंगा, लेकिन उससे पहले जो 4 मौतों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो आप समझ लीजिए। देखिए, भाजपा के जो पार्षद थे मनीष शुक्ल को गोलियों से भून दिया जाता है, उनका शव बरामद किया जाता है। और जुलाई में देखेंगे तो उत्तर दिनाजपुर जिले में भाजपा विधायक देवेंद्रनाथ रॉय का शव रहस्यमयी परिस्थितियों में लटका मिला था। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। वहीं टीएमसी विधायक सत्यजीत विश्वास की पिछले साल सरस्वती पूजा के दिन नदिया जिले में .0 रेंज पर गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। इसी तरह प्रभावशाली टीएमसी नेता निर्मल कंडू की जून 2019 में उत्तर 24 परगना जिले में निमटा में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। राजनीतिक हत्या फिर राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक स्थायी संरचना है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है। यहाँ पर एनसीआरबी का मैं आपको डाटा दूंगा और वो डाटा है कि पॉलिटिकल रंजिश की वजह से कितनी मौतें वहां पर हुई है। 1999 और 2016 के बीच 18 सालों में पश्चिम बंगाल में हर साल 20 राजनीतिक हत्याएं होती हैं। बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं साल 2009 में हुई। उसके बाद 2000, 2010, 2011 में 38 राजनीतिक हत्याएं होती हैं। ये अपने आप में चिंतनीय विषय है और सोचने वाला विषय है कि राजनीति की रंजिश ऐसी है कि वो किसी की जिंदगी तक ले लेती है और ये सिलसिला रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा, ये बढ़ता जा रहा है। अब यहां बात करते हैं कि बीजेपी और टीएमसी हिंदू वोटरों को प्रभावित करने के लिए आखिर कौन कौन से पैतरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो पैतरा काम करने वाला है, नहीं है, यह भी सोचने वाली बात है। बंगाल के 10 करोड़ की आबादी में 7 करोड़ हिंदू वोटर्स हैं। 5.5 करोड़ बंगाली हिंदू हैं, यानी कि 70% लोग वहां पर हिंदू वोटर हैं। दोनों ही पार्टी इन वोटरों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगी। अगर आप ये कहें कि एक तरफा वोट पड़ने जा रहा है बीजेपी के लिए या ममता बनर्जी के लिए, वहां पर भी आप गलत होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए मुश्किल थोड़ी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि वहां पर बीजेपी की छवि बहुत अच्छी नहीं है। बीजेपी की छवि को लेकर कहा जाता है कि जो ये बीजेपी की पार्टी है ना, ये हिंदी पट्टी के जितने भी हिंदू हैं उनके लोकाचार और उनके हित में काम करने वाली पार्टी है। ये बंगाली हिंदुओं के लिए काम नहीं करेगी, उनके लोकाचार से इनको मतलब नहीं है और ना ये हितैषी है। ममता बनर्जी इसी बात का फायदा उठा करके अपने चुनावी प्रचार में बार बार बंगाल की अस्मिता को लेकर बात करती हैं। बंगाल बंगालियों का है, इस पर ज्यादा जोर देती हैं।
वो कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती हैं। वो केंद्र सरकार पे हमेशा से हमलावर रहती हैं। वो कहती हैं कि 50,000 करोड़ का अभी भी पैसा केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है बंगाल राज्य के लिए, और वो सरकार वहां से पैसा नहीं आने दे रही है किसी भी प्रकार से। तो अब बीजेपी कहती है कि हम तो पैसा दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि योजना भी हम वहां पर लागू कर रहे हैं, और स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं हम उसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी उसका फायदा नहीं लेने दे रही है राज्य के लोगों को। अगर देखा जाए दोस्तों, आरएसएस ने अपनी कुछ सालों के अंदर पैठ अच्छी खासी बढ़ा दी है। वहां उनकी जो कैंप लगते हैं, जहां उनकी शाखाएं होती हैं, पश्चिम बंगाल में कायदे से बड़ी भी हैं, जिसका असर हम सभी ने देखा कि 18 सीट बीजेपी को मिल जाती हैं, लोकसभा सीटें। ये भी एक आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब वहां पर बीजेपी, एक आरएसएस वाले करते क्या है, वहां लोगों को समझाते हैं। जितनी चिंता देश के अलग हिस्से में रहने वाले हिंदुओं के लिए बीजेपी आरएसएस की है, वैसे ही चिंता बंगाली हिंदुओं के लिए बीजेपी की है, आरएसएस की है। तो ये गलत जो मैसेज है जो पहुंचा दिया गया है, या सही भी है, अब उसको लेकर के ये लोग प्रचारित करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसका फायदा हमें देखने को मिल जाता है। और संदेश दिया जा रहा है कि बंगालियों को भाजपा की भारतीय संस्कृति से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये भाजपा आप ही की है, अपनी है, इसका आप इसका साथ दीजिए और इससे अपना फायदा उठाइए। देखिए, ममता बनर्जी पर मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति को लेकर के हमेशा से बवाल रहा है। जब ममता बनर्जी मोदी सरकार को कटघरे में हमेशा खड़ा करती हैं, बचती नहीं है, तो वहां से भी तीर या बाण चलाए जाते हैं। आप सभी को याद होगा कि जब दुर्गा पूजा के वक्त जब मूर्ति विसर्जन की बात चल रही थी, तो एक दिन को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उसी दिन मुहर्रम के ताजिए वहां से निकलने वाले थे। और अमित शाह ने इसी सांप्रदायिक खाई का लाभ लेते हुए पूछा कि अब दुर्गा पूजन के बाद मूर्ति का विसर्जन के लिए क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा क्या? आपको सीएसडीएस का वो आंकड़ा देना चाहता हूं जो आपको चौंका भी सकता है। 2014 में बीजेपी के खाते में सिर्फ 17% वोट पड़ते हैं, और ये आरएसएस की शाखा और बीजेपी कार्यकर्ताओं को थोड़ा सक्रिय होने की वजह से 2019 में यही आंकड़ा 40% हो जाता है, जहां 18 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती थी, और टीएमसी को 43% वोटिंग परसेंटेज मिला था। यानी कि बीजेपी को मिलने वाला वोटिंग परसेंटेज और टीएमसी को मिलने वाला वोटिंग परसेंटेज में मात्र 3% का अंतर रह जाता है। अब सीएसडीएस बताता है कि बीजेपी को 57% हिंदू वोट मिले थे और मुस्लिम के 4% मिले थे, और वहीं टीएमसी को 32% हिंदुओं के वोट मिले थे और 70% मुस्लिम वोट मिले थे। अब आपको पता चल गया कि हिंदू वोटर्स की जो अहमियत है कितनी ज्यादा है। आखिर बार बार ये क्यों कहा जाता है कि एक मुश्त वोट हिंदुओं का नहीं पड़ने वाला किसी एक पार्टी के लिए, क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बता दूं। चाहे आप पैतरे कुछ भी लगा लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे ये वाला भी आंकड़ा दे दीजिए कि 1951 में पश्चिम बंगाल में 80% हिंदू थे, और 2020 में 80% से घट करके मात्र 69% रह जाते हैं, और जो मुस्लिम है वो 19% से बढ़कर के 30% रह जाते हैं। अगर आप ये वाला भी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और अगर आप ये वाला डाटा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, तब भी आपको एक मुश्त वोट नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है उसका मैं आपको बता दूं कि बंगाली हिंदू को एक इकाई के रूप में आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वर्ग, जाति और क्षेत्र के आधार पर इनका राजनीतिक जुड़ाव रहता है। वो किसी पार्टी को वोट किस आधार पर देंगे वो इनके पास रहेगा। बीजेपी पूरी कोशिश करने वाली है कि वोट तो हमें ही मिलने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद जिसका भी इस्तेमाल करना पड़े हम करेंगे, लेकिन वोट हमें ही मिलने चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी बार बार उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगी जिस ट्रिक को हमने बार बार देखा है, जितना बीजेपी वाले हमेशा करते हैं, लगातार करते हैं। सिर्फ बीजेपी वाले नहीं, कई तमाम पार्टी, कांग्रेस भी कई बार करती है। तो यहां पर मैं आपको देता हूं बीजेपी का। एक बात बता दूं कि बीजेपी जिसको मास्टर स्ट्रोक समझ रही है, जिसका वो इस्तेमाल करेगी, उसका ब्रह्मास्त्र ममता बनर्जी के पास है। अगर वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेगी, जाति के आधार पर वो कोशिश करने वाली बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, तो ममता बनर्जी के पास कटाक्ष इसका है। यानी कि जितना भाजपा धर्म आधारित लामबंदी करने की कोशिश करेगी, उतना ही ज्यादा ममता बनर्जी क्या करने वाली है, वो निचली जातियों के खिलाफ सवर्णों के पूर्वाग्रह को दर्शाएंगी। और आप सभी को बता दूं, और इसका फायदा ममता बनर्जी को निश्चित तौर पे मिलेगा। और देखिए, हाथरस का जो केस हुआ है ना, उसका भी इस्तेमाल बहुत होगा, और बीजेपी को उसका नुकसान पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पे होने वाला है। कैसे? देखिए दोस्तों, हाथरस का केस जो था ना, इसका इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ किया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा। जो दलित बाहुल्य इलाके हैं वहां पर बीजेपी को उसका नुकसान दिखाई मुझे दे रहा है, और वहां पड़ेगा। इसको हाईलाइट करने के पीछे
जो ममता बनर्जी कसर छोड़ेंगे ही नहीं। बीजेपी का सांप्रदायिक तरीके से कोशिश करेगी चुनाव को प्रभावित करने की, या फिर धर्म आधारित राजनीति करेगी, उस पर भी बीजेपी। तो यहां पर ममता बनर्जी मास्टर स्ट्रोक खेलेंगी। देखिए, हाथरस केस में दलित बाहुल्य इलाके जैसे कि आपका पश्चिम मिदनापुर हो गया, पुरुलिया हो गया और बांकुड़ा हो गया, ये दलित बाहुल्य इलाके हैं, यहां पर बीजेपी को नुकसान होने वाला है। तो इतनी राजनीतिक मैं यूं कहूं महत्वाकांक्षाएं आपकी जितनी भी हो, चुनाव जीतने के लिए ही लड़ा जाता है, हारने के लिए आखिर कौन लड़ता है। चिराग पासवान एक अलग केस है। फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आप पेट्रियन मेंबरशिप और यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।